एवरीवन, दिस इज नेहा साइन इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसा कि हमने हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें हमने जो भी हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, इंट्रोडक्शन पार्ट था और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी हम लोग समझ चुके हैं। कहने का मतलब जो बेसिक चीजें थी, प्रॉपर्टीज थी चार्ज के बारे में, जो हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी था, उसके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम क्या सीखने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि किसी भी बॉडी का मास और चार्ज किस तरह से अलग अलग होते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आपको या तो ऐसे ही आ सकता है, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन मास एंड चार्ज, या फिर ऐसे आ सकता है, गिव द डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज, या फिर आपसे पूछा जा सकता है, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ मास एंड चार्ज। बहुत तरह से आने के ना इस क्वेश्चन के चांसेस हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कराया था, तब मैंने आपको बोला था बेटा अपनी नोटबुक और अपना पेन साथ लेके बैठना, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये पॉइंट्स सिर्फ एक पॉइंट्स नहीं है, पूरी डिटेल है उसके बारे में। कहने का मतलब आप जैसे ही मैं आपको फर्स्ट पॉइंट कराती हूँ, इसके बाद मैं इसका आपको एग्जाम्पल दूंगी, कुछ मीनिंग बताऊंगी, वो आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, नोट्स में। क्योंकि देखिए, अगर बुक से ही पढ़ के समझ सकते तो हम लोग ये बुक से पढ़ लेते, सेम टू सेम है, लेकिन हमें समझना है, हमें डीप नॉलेज लेनी है। अगर कहीं से भी कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको समझ पाएंगे, कर पाएंगे। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हमारे लिए डीप नॉलेज जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर का नहीं पता वो क्वेश्चन कहाँ से दे देगा, कहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अपनी नोटबुक पेन लेके बैठो, जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती जाऊंगी वो आप साथ में नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। हम क्या कर रहे हैं आज हम कर रहे हैं कंपैरिजन ऑफ मास एंड चार्ज। इसमें क्वेश्चन आ भी सकता है, गिव डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लो, ठीक है? अगर मान लीजिए डिफरेंस पूछते हैं तो आप बीच में एक लाइन लगाएंगे, साइड में मास लिखेंगे और एक साइड लिखेंगे चार्ज, और दोनों में मैं बता दूंगी जब पॉइंट्स कराऊंगी कि कौन सा पॉइंट कौन से वाले आपको कॉलम में लिखना है, ठीक है? तो चलिए फिर जानना शुरू करते हैं कि ये मास और चार्ज होता क्या है। पहले आप मुझे बताइए ये मास और चार्ज होता क्या है? मास क्या है? जैसे मान लीजिए मेरे पास ये डस्टर है, ये बड़ा हल्का सा है, क्या इसके पास चार्ज नहीं है क्या? ये मेरे पास चॉक होल्डर है, ये ज्यादा भारी है बजाय इसके, दैट्स मीन इसका मास ज्यादा है। हम यही तो बोलते हैं, जब कोई चीज भारी होती है तो हम क्या बोलते हैं? इसका वेट ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है। तो क्या इसका मतलब इनके पास चार्ज अलग अलग है? ये चीज हमें सोचनी होगी कि मास और चार्ज में क्या डिफरेंस है। मैंने कहा जो चार्ज होते हैं उनसे हम बने हैं। हमारा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिस पार्टिकल के हम बने हैं, जिससे मैटर बना है, वो चार्ज होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही मैंने बोला था। अब मास हमारा, देखिए उनका कुछ ना कुछ मास होता है चार्ज का, दैट्स मीन हमारा जो वेट है वो कुछ ना कुछ चार्ज की वजह से ही है। तो इसका मतलब जो चार्ज होता है वो दोनों, मतलब जो चार्ज है उसी पे ही डिपेंडेंट हमारा मास भी और चार्ज भी, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग। यही चीज हमें समझनी है कि आखिर में ये क्या सिस्टम है। मास अलग, चार्ज अलग। मास क्या होता है? मास किसी भी बॉडी का वेट। चार्ज क्या होता है? जिसका वो बॉडी बनी हुई है। तो दोनों में डिफरेंस कैसे हुआ, यही चीज तो समझनी है हमें। तो आइए चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी कंफ्यूजन्स को दूर करना और समझना कि कौन सी नॉलेज है जो अब हमें चाहिए और जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारी बेसिक थ्योरी से। मास एंड चार्ज आर टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की। मैटर मैंने आपको बताया था, मैटर कोई भी चीज हो सकती है जो आपका स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जो जगह को घेरती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जगह घेर रही हूँ तो मैं मैटर हूँ। यहाँ पे बोर्ड जगह घेर रहा है तो बोर्ड मैटर है। बोर्ड पे चौक ने जगह घेरी है तो चौक भी मैटर है। तो कहने का मतलब जो चार्ज और जो मास है दोनों ही एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं, किसके? किसी भी बॉडी के, किसी भी मैटर के। बोल रहा है मैटर दैट गो टुगेदर, जो हमेशा एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है किसी बॉडी में चार्ज नहीं है, मास होगा, मास है, चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं है। मास और चार्ज दोनों हमेशा एक साथ चलने वाली चीजें हैं, एक साथ चलती हैं, हमें इनको एक साथ समझना है। लेकिन दोनों में कुछ कुछ का माइनर डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमें समझना है।
यहाँ पे इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो लाइन अब मैं बताने वाली हूँ, और इस लाइन को आप साइड में अपना नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। हमने कहा मास और चार्ज एक ही होते हैं, मतलब एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, बेसिक पार्टिकल है हमारे, जो कि एक साथ रहते हैं, एक साथ चलते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, द ग्रेविटेशन डील विथ मास ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कि जब हम मास की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो उसको फॉलो करता है। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, क्या आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है, देखो जब हमारे पास कोई भी दो बॉडीज होती है, मान लीजिए ये हमारे पास M1 है और ये हमारे पास M2 है। अगर आपके पास दो बॉडीज हैं तो हमेशा ये दो बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, एक दूसरे के पास पास आएगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉडी कैसी है, किस चीज की है, बस दो बॉडीज है वो एक दूसरे को हमेशा क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। याद रखिएगा ग्रेविटेशनल फोर्स में, ग्रेविटेशन में हमेशा बॉडी अट्रैक्ट करती है, क्योंकि अभी जब हम चार्ज के बारे में समझेंगे तो चार्ज में दोनों काम होंगे, अट्रैक्शन और रिपल्शन। तो आपको समझना है जब दो बॉडीज होती है, मान लीजिए कि मैंने दो बॉडीज ले ली, ये दोनों हमेशा एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं। ये हमेशा इसको अपनी तरफ खींचेगी, ये हमेशा इसको अपनी तरफ खींचेगी, यानी कि ये इसको खींच रही है, ये इसको खींच रही है, दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, लेकिन बहुत कम फोर्स के साथ। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ वेरी वीक फोर्स। इतना ज्यादा वीक है कि हम एक दूसरे को खींचते तो हैं, बट इतने कम फोर्स के साथ कि खिंच के चले नहीं आते। आप क्या सोचते हैं कि अगर दो लोग आपस में खड़े हुए, मान लीजिए कोई पर्सन आके मेरे साइड में खड़ा हो जाए, तो क्या हमारे बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, और लगता भी है। उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में, पूरे यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज अगर आपस में, मतलब दो बॉडीज आपस में क्या करती है, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है, और वो फोर्स होता है आपका कौन सा, ग्रेविटेशन फोर्स। और वो कब होगा, जब दो बॉडीज के पास मास होगा। अगर मास है, कंपल्सरी है कि उनके पास मास है, तो समझ लीजिए उनके ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। वो दोनों हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती हैं, लेकिन इतने कम फोर्स के साथ, बहुत ही वीक फोर्स के साथ, इसलिए कभी भी एक दूसरे के पास पास नहीं आती, खिंचती हुई नहीं आती। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये ग्रेविटेशन और ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी का नाम सुना होगा आपने, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्व बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी। बेटा ग्रेविटी में एक बॉडी फिक्स हो जाती है, ग्रेविटी में अर्थ फिक्स हो जाती है। ग्रेविटी का मतलब होता है कि ये तुम्हारी अर्थ है और अर्थ हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है, अपने सरफेस की तरफ खींच रही है, ये ग्रेविटी है। लेकिन ब्रह्मांड में, धरती से बाहर भी तो दुनिया है, प्लैनेट्स है ना, सन, मून, अदर प्लैनेट्स भी है, मार्स वगैरह हमारे। तो कहने का मतलब है कि पूरे ब्रह्मांड में दो चीजें हमेशा एक दूसरे को क्या कर रही हैं, अट्रैक्ट कर रही हैं। ठीक है, यही तो रीजन है कि सन बीच में है और बाकी के प्लैनेट उसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, उसके अराउंड घूम रहे हैं। तो कहने का मतलब ग्रेविटेशन जब मास होता है तब काम करता है। ठीक है, और ये कैसे काम करता है, हमेशा दो मास वाली बॉडीज एक दूसरे को क्या करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर किसी बॉडी के पास मास है तो उसके पास क्या होगा, ग्रेविटेशन होगा। बट द इलेक्ट्रिक चार्ज इज डील विद इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन जब हम बात करते हैं चार्ज के बारे में तो हमारा यहाँ पे ग्रेविटेशन काम नहीं करता, यहाँ हमारी एक नई टर्म आ जाती है और वो होती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे साइड में ब्रैकेट में लिख लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है कि वो रिपल्शन भी कर सकती है और वो अट्रैक्शन भी कर सकती है, दोनों काम है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। या फिर इसको बोलते हैं इंट्रैक्शन, यानी कि अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों। ठीक है, तो जो चार्ज होते हैं उनमें तो दोनों काम होते हैं, या तो चार्ज रिपेल करेंगे, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो अगर आपका चार्ज जो है वो सेम है, कहने का मतलब जो चार्जेस हमने लिए हैं अगर वो चार्जेस सेम है तो दूर दूर हो जाएंगे, और अगर अलग अलग है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो पास पास आ जाएंगे। तो जो हमारे चार्ज होते हैं
वो तो काम करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पे, मतलब रिपेल भी करेंगे और अट्रैक्ट भी करेंगे। लेकिन अगर बात करें सिर्फ मास के बारे में, तो मास में दो बॉडीज होंगी, दोनों का मास होगा और दोनों के बीच लगेगा ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन इज अ अट्रैक्टिव फोर्स बट इट इज अ वेरी वीक फोर्स। बहुत 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 ज्यादा कमजोर फोर्स होता है। यही रीजन है कि वो एक दूसरे के आके चिपक नहीं जाते, दूर दूर ही रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर एक ऐसा फोर्स लगाते हैं कि एक दूसरे को खींचते रहते हैं। जब कोई भी दो मास वाली बॉडीज एक दूसरे को खींचेंगी उसको ग्रेविटेशन बोला जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बोला जाएगा। ये चीज समझ में आई, थ्योरी समझ में आई। यानी कि मास में और चार्ज में सबसे पहला तो यही बात है कि मास वाली बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशन लगता है, और चार्ज वाली बॉडीज मतलब जिनके ऊपर चार्ज है, जो चार्जेस होते हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक लगता है, यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों। ठीक है, अब बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है कंपैरिजन का। तो हमने कहा अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, यानी कि आपका, अच्छा मैंने लिख रखा है यहाँ पे बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मीनिंग मैंने लिख रखा है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, तो ये आप नोट डाउन कर लेना, ब्रैकेट में ही कर रखा है। फिर हमने देखना है कंपैरिजन ऑफ बोथ टू इज एज, यानी कि चार्ज और मास के बारे में बात कर रहे थे। अब हम इन दोनों में कंपैरिजन देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो मास है और हमारा जो चार्ज है वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। अब तक जिनको हम लोग सेम समझ रहे थे और जो हमारी कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग सेम ही होना चाहिए था, क्योंकि हम चार्ज के बने हैं, चार्ज का मास होता है, तो हमारा भी मास किस पे डिपेंड किया, चार्ज पे डिपेंड किया। लेकिन हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को समझेंगे। दोबारा से कह रही हूँ, एक पॉइंट लिखने के बाद अभी से ही मतलब फटाफट से लिखने मत बैठना बेटा, एक पॉइंट के बाद मैं आपको इनका एग्जाम्पल, इनका मीनिंग बताऊंगी, साथ साथ मीनिंग लिखते हुए चलना, ठीक है ना। कभी आपको जल्दी हो और आप फटाफट फटाफट बस लिख दे और आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप हो जाए, तो स्किप मत करना, गड़बड़ मत करना, जल्दी मत करना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से, देखते हैं हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमें क्या समझाना चाह रहा है। चलिए फिर करते हैं शुरू। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमें यहाँ पे बताना चाह रहा है, मास इज ऑफ ओनली वन, मास सिर्फ वन है, वन टाइप, वेयर एज चार्ज इज टू टाइप। बिल्कुल सही बात है भाई। मास, एक बात बताइए, मैंने कहा हम किससे बने हैं, चार्ज से, है ना, और मास से भी, क्योंकि हमारे अंदर मास है, वेट है हमारा। अब आप मुझे एक बात बताइए, मास तो एक ही है सॉरी, मास तो एक ही है बेटा हमेशा, चाहे मैं अभी अपना वेट तोल लूं या थोड़ी देर बाद तोल लूं, मास तो मास ही रहने वाला है, चेंज थोड़ी ना होगा। लेकिन चार्ज तो हमारे दो होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप लिखोगे यहाँ ब्रैकेट में कि हमारे जो चार्ज होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। क्योंकि हमने पढ़ा है हमारे जो चार्जेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तरह के नहीं होते। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस बात को याद रखना है। अब जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि अगर ये क्वेश्चन आपको डिफरेंस में आ जाए, गिव डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास, आप बीच में एक लाइन डालेंगे, यहाँ मास लिखेंगे, यहाँ चार्ज लिखेंगे। मास में सबसे पहले लिखेंगे मास इज ऑफ ओनली वन टाइप, यहाँ आप लिखेंगे चार्ज इज ऑफ टू टाइप, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इस तरह से आप लोग इन दोनों का डिफरेंस भी दे सकते हैं। जैसे मैंने तो एक ही लाइन में लिख दिया, है ना, तो आप एक में लिखने के बजाय अलग अलग लिख के दिखा सकते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सिंपल सी बात थी, याद करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल है कि आपका जो मास होता है वो तो एक ही तरह का होता है। कभी सुना है पॉजिटिव मास नेगेटिव मास? ना, मास मास होता है। तो मास तो एक तरह का होता है, लेकिन जो चार्जेस होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं। कौन कौन से बेटा, याद हुआ है अब तक? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। याद है हमने इनके बारे में प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी कि हमारे जो लाइक चार्ज होते हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव लोगे तो भी दूर दूर भाग जाएंगे एक दूसरे से, नेगेटिव नेगेटिव लोगे तो भी दूर दूर भाग जाएंगे। लेकिन जब पॉजिटिव नेगेटिव को लाओगे ना, बड़े प्यार से एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे। तो कहने का मतलब फर्स्ट पॉइंट हमें सिर्फ इसके बारे में बताना चाह रहा है कि जो चार्ज होते हैं और जो मास होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे नोट डाउन करनी है कि हमारा जो मास होता है वो एक टाइप का और हमारा जो चार्ज है वो टू टाइप का। अब बात करते हैं यहाँ पे हमारा जो सेकंड पॉइंट है इसकी तरफ, कि हमारा सेकंड पॉइंट हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। सेकंड पॉइंट में इतना गजब का एक वर्ड दिया हुआ है ना, जिस बच्चे को समझ में आ गया पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा समझते हुए चलना। देखिए क्या लिखा हुआ है, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। बेटा यहाँ पे लिखा है क्वांटाइज्ड। मैंने कहा ना, नोटबुक पेन साथ लेके बैठो, वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये वर्ड्स में ही सब कुछ है, सब कुछ मतलब सब कुछ। तो मास जो होता है वो क्वांटाइज्ड नहीं है,
बट चार्ज आपका क्वांटाइज्ड है। ये आपका चार्ज की प्रॉपर्टी में भी आया था, चार्ज इज ए क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, यानी कि वो क्वांटाइज्ड रहता है। अब क्वांटाइज का मतलब समझो, मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था बेटा क्वांटाइजेशन के लिए कि Q इज इक्वल टू क्या होता है Ne, और क्वांटाइज्ड का क्या मतलब बताया था, इवन सिर्फ आपका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन ही क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर। यहाँ n की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, प्लस माइनस, कहने का मतलब प्लस माइनस 1, यानी कि चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो प्लस माइनस में, प्लस प्रोटॉन के लिए आता है, माइनस इलेक्ट्रॉन के लिए आता है। और ये क्वांटाइज्ड क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप एक बॉडी से किसी दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर करोगे तो वो चार्ज आपका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि मुझे चार्ज को क्या करना है, मान लीजिए कि मेरे पास कोई एक बॉडी है, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, मैं इसके इलेक्ट्रॉन कम करना चाह रही हूँ, तो और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो किसी और बॉडी में। लेकिन ट्रांसफर करने का ये मतलब नहीं है कि आप 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दो, 1.5 इलेक्ट्रॉन ले भाई, तू 1.5 इलेक्ट्रॉन ले तू आधा ले, ऐसा नहीं होगा, पूरा इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पूरा जाएगा, आप उसको आधा नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है 1.5 2.5, नो, नहीं हो सकता, पूरा जाएगा, या तो 1 जाएंगे या 2 जाएंगे या 3 जाएंगे। कहने का मतलब डेसिमल नंबर यूज नहीं होंगे, हमारे कोई भी इंटीजर्स यूज नहीं होंगे, समझ में आया। तो सिर्फ क्या होगा, आपका इंटीग्रल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, जो आपका क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, क्वांटाइज्ड का मतलब होता है। अब ये तो थी चार्ज के बारे में कि जो इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर करेंगे, जो चार्ज आप ट्रांसफर करेंगे वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा, पूरा जाएगा। लेकिन क्या ऐसा मास में होता है, नहीं ना। आपने कभी अपना मास तोला है, मतलब मास का मतलब वेट तोला है कभी आपने अपना वेट, देखेंगे तो ऐसा आएगा 53.6 78.5, यानी कि पॉइंट में मास आता है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो मास है वो क्वांटाइज्ड नहीं है, चलेगा भाई, पॉइंट में चलेगा, आने दो, 72.8 0.8 आ रहा है, आने दो। इसका मतलब जो मास होता है बेटा वो क्वांटाइज्ड नहीं है, बट आपका चार्ज क्वांटाइज्ड है। ये चीज समझ में आई। चार्ज कभी भी टुकड़ों में नहीं पलता है, टुकड़ों में नहीं जाएगा, ले भाई तू आधा ले, मेरे पास आधा ज्यादा है तू ले, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारा जो चार्ज होता है वो क्वांटाइज्ड होता है, मास आपका क्वांटाइज्ड नहीं है। अब वही वाली बात है, अगर आप डिफरेंस लिख रहे हो तो यहाँ पे लिखोगे मास इज नॉट क्वांटाइज्ड, और चार्ज वाले साइड लिखोगे चार्ज इज क्वांटाइज्ड। और उसके बाद आप चाहो तो ये भी दे सकते हो Q इज इक्वल टू Ne, वेयर N इज इक्वल टू +-1 +-2 +-3। इससे पता लग जाएगा एग्जामिनर को भाई बच्चे ने नॉलेज गेन की है, पूरे साल सिर्फ और सिर्फ तुक्का नहीं लगाया, नॉलेज बहुत अच्छे से गेन की है, सिर्फ रट्टा नहीं लगाया, पढ़ा है बच्चे ने। क्योंकि देखने से ही पता लग जाता है, बच्चे को पता है फॉर्मूला, तो और क्या चाहिए बताओ, है ना। तो आपको ये चीज अच्छे से ध्यान देनी है, अपनी नोटबुक में ये ना लिखते हुए चलो, छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ बहुत बहुत हेल्प करेंगे। जब लास्ट में आप एग्जाम करके आओगे ना, तब आप मुझे आके बताओगे मैम ऐसे ऐसे आया था, हम लोग ऐसे ऐसे करके आए, और जब रिजल्ट आएगा तब इतनी खुशी होगी ना, और आपके कमेंट्स जब आएंगे कि मैम हमारे इतने मार्क्स आए, तो आपसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स अच्छे से नोट डाउन कर लेना। सेकेंड पॉइंट जो बताया है क्वांटाइज्ड वाला, आई होप आपके समझ में भी आ गया होगा कि क्वांटाइज्ड का अब तक मीनिंग क्या है। जिस बच्चे को अब भी समझ में नहीं आया ना बेटा, आप अब भी मुझसे पूछ सकते हो, ऐसी कोई भी वो नहीं है कि समझ में नहीं आया तो जबरदस्ती में को आगे समझ में, ऐसा नहीं है। नहीं आया तो मुझे बोल दो, लेकिन हाँ मीनिंग को क्लियर कर लेना, क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है। ये वर्ड आपका बार बार आएगा, और मैं कह रही हूँ ये क्वेश्चन है ना अलग से भी पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, शर्त लगा लो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये, क्योंकि इसके साथ फॉर्मूला भी आएगा, फिर आपको फॉर्मूले को भी क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू Ne, Q क्या होता है क्वांटाइज्ड, और N का मतलब +-1 +-2, आगे तक कितनी गिनती चलते चले जाओ, 1000 लाख मिलियन कितना भी। तो कहने का मतलब कि, और E क्या होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमें चार्ज के बारे में बताता है कि एक चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻19 के इक्वल होता है, -19। तो कहने का मतलब वो हमें उसके बारे में बताता है।
तो सारी चीजों को आप एक्सप्लेन करेंगे तो 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो 2 नंबर में बताओ मुझे क्या याद करना है, कुछ भी याद नहीं करना। क्वांटाइज्ड का मतलब इतना तो आसान है कि सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ट्रांसफर, टुकड़ों में नहीं। आप लिख सकते हैं 1 electron can transfer, 2 electron can transfer, 3 electron can transfer, but 2.5 and 3.5, 1.5 is no transfer. This is not possible. आप ऐसे लिख सकते हो। जिस बच्चे को जैसे समझ में आए लिखो ना भाई, किसने मना किया है, समझना आना चाहिए बस। चलो तो फिर अब स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड पॉइंट। फटाफट से देखते हैं हमारा थर्ड पॉइंट हमें क्या बताना चाह रहा है। थर्ड पॉइंट में हमें क्या कहा गया है, मास इज इफेक्टेड बाय मोशन बट चार्ज नॉट। हाँ भाई बच्चों बताओ मुझे, क्या जो आपका मास होता है वो इफेक्ट होता है क्या मोशन से? अब एक बार मुझे बताओ, मैं खाए जा रही हूँ और एक जगह पड़ी रहती हूँ पूरा दिन बेड पे पड़ी रहती हूँ, कुछ काम करना नहीं। वैसे भी ये कोरोना का टाइम ऐसा आ गया है, कुछ करना ही बहुत बड़ा गुनाह सा हो गया है। कोई भी मतलब इतनी लेजीनेस हो गई है ना बॉडी में, कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं खाना खा रही हूँ और चल नहीं रही तो क्या होगा? मेरा वेट ही तो बढ़ेगा, ऐसा ही होगा ना, और रियल में बढ़ भी रहा है तो वेट बढ़ेगा। दैट्स मीन मास क्या होता है, मास क्या होता है, मोशन से अफेक्ट। क्योंकि जब हम काम करते हैं, जब हम मोशन में जाते हैं, सुबह सुबह पार्क में रनिंग करते हैं, घूमने चले जाते हैं, खाना खाने के बाद घूम लेते हैं, तो हमारा जो वेट है वो मेंटेन रहता है। दैट्स मीन हम मास को कम भी कर सकते हैं, हम मास को ज्यादा भी कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मोशन। मोशन करके, चलकर, रनिंग करके, दौड़कर, गति कर कर हम अपने मास को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वेट को कम कर सकते हैं, बट चार्ज को नहीं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मान लीजिए, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, इसके अंदर 10 कूलम चार्ज है, 10 कूलम चार्ज है, और मैं इसको बार बार ऐसे करूं, तो ऐसे करने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। इसका चार्ज 10 था, 10 है और 10 ही रहेगा। सेम ऐसा ही जो कोई बॉडी होती है, जैसे हम लोग हैं, हम अगर चलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारे मास पे तो इफेक्ट पड़ता है क्योंकि वेट कम होता है। यही तो रीजन है हम रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, भागते हैं, जिम जाते हैं, वगैरह वगैरह। तो मास जो होता है वो अफेक्ट होता है, वो डिपेंड करता है किस पे, मोशन पे। आप मोशन करोगे तो मास डेफिनेटली क्या होगा, कम होगा। तो कहने का मतलब क्या है, कि कहने का मतलब है कि जो मास होता है वो तो अफेक्ट होता है मोशन से, बट चार्ज नहीं होता। चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बॉडी पे कितना ही चार्ज हो, आप अगर मोशन करते हैं तो चार्ज का मोशन पे कोई भी इफेक्ट, मतलब मोशन का चार्ज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अब बात वही है, अगर डिफरेंस लिख रहे हैं तो एक साइड आप मोशन, उसमें मास में लिखेंगे मास इज अफेक्टेड बाय मोशन, और साइड में लिखेंगे चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय मोशन। यानी कि चार्ज मोशन की वजह से कम या ज्यादा नहीं होता, वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट के बारे में, कि हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो हमें क्या समझाना चाह रहा है। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, मास एंड चार्ज एग्जिस्ट टुगेदर। कितनी अच्छी बात है, कितने अच्छे दोस्त है। जो मास और चार्ज होते हैं वो एक ही बॉडी में एक साथ रहते हैं, यानी कि इसके अंदर मास भी है और चार्ज भी है। तो ये दोनों में बहुत अच्छी सी बात है कि मास भी एक जगह रहता है और चार्ज उसी के साथ बड़े प्यार से रहता है। तो ये पॉइंट डिफरेंस में नहीं आएगा। आप लिखेंगे मास एंड चार्ज एग्जिस्ट टुगेदर, एक साथ ही रहते हैं एक बॉडी के अंदर, एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो याद रहेगा, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं याद करने का या समझाने का। एक साथ एक बॉडी में रहते हैं क्योंकि हम पार्टिकल, हम मैटर से बने हैं, और मैटर किससे बना है, हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल से, और एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं हमारे चार्ज, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल सी बात है, हमारे जो पार्टिकल है वो हमारी बॉडी में ही है, और मास तो है ही हमारी बॉडी का। इतना वेट लेके खड़ी हूं मैं धरती माता के ऊपर, है ना। तो कहने का मतलब जो मास है और जो आपका चार्ज है वो दोनों क्या होते हैं, एक साथ ही होते हैं, एक ही बॉडी में एक साथ काम करते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे फोर्थ पॉइंट की। अब आते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की तरफ। देखते हैं हमारा फिफ्थ पॉइंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट थिंग लेके आया है। देखिए, mass can be converted into energy but there is nothing like that with charge। ऐसा कुछ भी चार्ज के साथ नहीं है। यहाँ पे लिख लेना nothing like that with charge, यानी कि चार्ज के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अभी आधे बच्चों को समझ में ही नहीं आया इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश की है। भाई देखो, मेरी बात सुनो,
जो चार्ज जो मास होता है ना, मैंने आपसे क्या कहा, देखिए मास जो होता है ना वो भी आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करता है, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो करता है। कहने का मतलब ना तो आप मास को खत्म कर सकते हो ना उसको क्रिएट कर सकते हो, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि आपने खाना खाया है ना, आपने खाने से क्या लिया, मास लिया, क्योंकि जब आप खाते हैं तभी आपकी बॉडी बनती है, तभी आप क्या करते हो, आपका जो वेट है वो इंक्रीज होता है। लेकिन अगर मान लो वेट बहुत ज्यादा हो गया तो आप भागना शुरू करो, जब आप भागोगे आपके पसीने निकलेंगे, पसीने किसकी फॉर्म में निकल रहे हैं, गर्मी की फॉर्म में, और गर्मी क्या है, हीट, हीट क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी मास को आप भाग के किस में चेंज कर रहे हो, दौड़ के आप चेंज कर रहे हो एनर्जी में, दैट्स मीन मास आपका चेंज हो जाता है एनर्जी के अंदर, मास एनर्जी में चेंज हो रहा है, समझ रहे हो आप। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है चार्ज के साथ, मास एनर्जी में चेंज हो सकता है लेकिन चार्ज एक बॉडी का दूसरी बॉडी में चला जाएगा, किसी में चेंज नहीं होगा। जैसे कि मास तो देखो किसी और क्वांटिटी में चेंज हो गया, कहने का मतलब मास एनर्जी में चेंज हो गया। मास अलग फिजिकल क्वांटिटी है और हीट अलग फिजिकल क्वांटिटी है, हीट मतलब एनर्जी की बात कर रही हूँ, तो हीट अलग क्वांटिटी है, मास अलग है, लेकिन फिर भी मास किस में चेंज हो गया, एनर्जी में, और एनर्जी मास में चेंज हो जाती है। कैसे, खाने के अंदर क्या होता है, प्रोटीन, विटामिन वगैरह वगैरह, और वही खाकर आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। खाना खाया और फुर्तीले बन गए यानी कि एनर्जी आ गई, और वही एनर्जी आपका मास बन जाती है। यानी कि एनर्जी और मास एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, इंटरचेंजेबल है, मास को एनर्जी में चेंज कर सकते हो, एनर्जी को मास में चेंज कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई भी सिस्टम हमारे चार्ज के साथ नहीं है। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी में खुद चला जाता है, खुद जाने का मतलब खुद से जाता है, ऐसा नहीं है किसी और क्वांटिटी में चेंज होके जाए। चार्ज चार्ज है, चाहे वो एक बॉडी में हो दूसरी बॉडी में हो, चार्ज बन के ही जाएगा। जैसे हमारे पसीने निकलते हैं ना, हमारी स्वीट्स आती है तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि भाई बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है पढ़ाने में, मेरे तो पसीने आ रहे हैं, तो कहने का मतलब मेरा मास चेंज हो रहा है हीट के अंदर। लेकिन चार्ज ऐसा नहीं करता, इंडिपेंडेंट है वो, अगर उसको जाना होगा तो अपनी खुद की फॉर्म में जाएगा, चार्ज बन के ही जाएगा, किसी और फिजिकल क्वांटिटी का नाम लेके दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं करेगा। तो जब आप डिफरेंस लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और यहाँ लिखेंगे बट चार्ज कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो ये इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो ये चीज समझ में आई आपके चार्ज और मास की, है ना, समझ में आ गई कि किस तरह से हमारा जो मास होता है वो एनर्जी में चेंज हो जाता है, लेकिन हमारा चार्ज जो है वो तो भाई अपनी खुद की प्रॉपर्टीज रखता है, वो किसी की मानने वाला नहीं है, वो किसी में चेंज होने वाला नहीं है। तो ये चीज आपके समझ में आई होप आ गई होगी। आप लिख सकते हैं नीचे कि जो हम रनिंग करते हैं उससे हमारे मास पे इफेक्ट पड़ता है, और वो किस में चेंज हो जाता है, एनर्जी में, क्योंकि हमारी हीट निकलती है, क्योंकि गर्मी लगती है ना, भागने के बाद हीट तो निकलती है, बहुत तेज के पसीने आते हैं, तो हमारा जो मास है, हमारा जो वेट है, वो पसीने की फॉर्म में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मास किस में कन्वर्ट हो गया, आपकी एनर्जी के अंदर। तो यहीं पे ही मैं ये आपको समझाना चाह रही हूँ। तो चलिए फिर ये हमारा 5th पॉइंट हो गया। अब आते हैं हमारे 6th पॉइंट की तरफ, देखते हैं हमारा 6th पॉइंट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट बात लेके आया है, क्या नया हमें सीखने को मिलेगा मास के बारे में। तो देखिए आप, मास शोज कंजर्वेशन अलोंग विद एनर्जी। देखिए अभी अभी मैंने आपको ये बताया कि हमारी जो एनर्जी होती है वो किसकी वजह से, मास की वजह से चेंज हो जाती है, मतलब मास जो है एनर्जी में चेंज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब किसी भी चीज को सुरक्षित रखना। सुरक्षित कैसे, मास को खत्म नहीं कर रहे ना, चेंज कर रहे हैं। जैसे हम चार्ज को खत्म नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे ही आप मास को चेंज कर सकते हैं एनर्जी के अंदर, खत्म नहीं कर सकते। मैं कहूँ मेरे अंदर बहुत ज्यादा वेट हो गया, मेरे को अपना वेट कम करना है, खत्म थोड़ी कर सकती हूँ, भाग लूंगी, एनर्जी निकालूंगी, पसीने आएंगे, हीट निकलेगी, तो वेट अपने आप कम हो जाएगा, मास अपने आप कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि मास आपका कंजर्वेशन फॉलो करता है एनर्जी के साथ। मास को एनर्जी में चेंज करो, एनर्जी को मास में, इसको क्या बोलते हैं, हमारा कंजर्वेशन। लेकिन हमारी जो चार्ज होती है वो आपकी कंजर्व्ड होती है, कैसे, इंडिपेंडेंटली, किसी के साथ लेना देना नहीं होता उसका। जैसे मास बोलता है एनर्जी को, भाई मेरे को चेंज होना है, मान लीजिए मैं हूँ, मेरा बहुत ज्यादा मास हो गया, मैं एनर्जी को कहूँ भाई ले ले, मेरा बहुत ज्यादा मास हो गया, मैं मास को किस में चेंज कर दूं, एनर्जी में। लेकिन चार्ज अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो कहेगा मेरे को किसी की जरूरत नहीं है, मैं ज्यादा लग रहा हूँ किसी बॉडी में, खुद चला जाऊंगा उठ के,
किसी की फॉर्म में नहीं आऊंगा, किसी क्वांटिटी का नाम नहीं लूंगा, अब भी चार्ज हूं और जब ट्रांसफर होऊंगा दूसरी बॉडी में तो भी चार्ज ही रहूंगा। तो कहने का मतलब मास को हम एनर्जी का नाम दे देते हैं जब वो हमारी बॉडी से निकलती है, या हम जब उसको गेन करते हैं तो एनर्जी से हम उसको नाम दे देते हैं मास का। तो ऐसे ही मास एनर्जी में चेंज हो सकती है, लेकिन एनर्जी मास में चेंज हो सकती है। चार्ज चेंज नहीं होगा भाई, हीट एक नंबर, चार्ज है चार्ज ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो भाई ये थे हमारे इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स। आई होप आपके समझ में भी आ गए होंगे, इतना कुछ टफ था नहीं, इजी है सारे के सारे पॉइंट्स। अगर आपको एक बार में अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो फिर आप इनको फटाफट से कर दोगे। लेकिन अगर मान लो आपने ध्यान नहीं दिया या कहीं पे भी आपको कोई कंफ्यूजन रही हो, या तो आप एक बार ना कोशिश करिएगा वीडियो को दोबारा से देखने की। अगर मान ली आपको किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आया क्या मतलब है, तो आप उस पॉइंट को दोबारा से एक बार चेक कर लो कि आपको उसमें क्या समझ में नहीं आया। पढ़ के देख लो एक बार उसको, दोबारा से एक बार अपनी बुक से देख लो। लेकिन फिर भी आपको लगता है भाई नहीं ही आ रहा, तो आप मुझे बोलो, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगी, मैं आपके उस पॉइंट को क्लियर करूंगी। क्योंकि आपका एक मार्क्स मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका मुझे नहीं पता, मुझे आपके एक एक मार्क्स से बहुत ज्यादा लेना देना है। मैं चाहती हूँ मेरे पढ़ाए हुए बच्चे एक नंबर का पेपर करके आए और मार्क्स आए उनके गजब के, गजब मतलब गजब के। तो कोशिश कीजिएगा कि सारी की सारी चीजें आप बहुत अच्छे से समझें, ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर लें। कहीं पे भी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप बेझिझक आके मुझे कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैम हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं जरूर उस पॉइंट को क्लियर करूंगी। ठीक है, तो फटाफट से ये नोट्स बना लीजिएगा, एक एक पॉइंट, एक भी पॉइंट स्किप नहीं करोगे, एक मतलब एक भी पॉइंट नहीं। ठीक है, तो मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नए टॉपिक्स के साथ, नए एग्जांपल्स के साथ, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज के साथ। लेकिन तब तक के लिए जितना भी हमने अपना चैप्टर कवर किया है उस सभी के नोट्स आप साथ साथ तैयार करते जाएंगे। सिर्फ लिखने का काम नहीं, याद करने का और समझने का भी साथ साथ करते जाएंगे। क्योंकि चैप्टर अभी अभी शुरू हुआ है, तो साथ साथ चलोगे पैरेलली तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। कहीं पे भी स्किप किया गायब, तो कोशिश करना साथ साथ चलो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और हाँ भाई हमारी भी समझो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, ये सारे पॉइंट समझ में आए हो, तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करो, मुझे कमेंट करके बताओ आपको कैसी लगी वीडियो, समझ में आया या नहीं आया, या कहीं पे कोई प्रॉब्लम आई है, जो भी हो मुझे कमेंट करके बताया करो। मुझे तभी तो पता लगेगा कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर चैनल पे नए नए हो या फिर अभी तक बस वीडियो देख रहे हो, ना वीडियो लाइक कर रहे हो, ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, बहुत गलत बात है। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ चैनल को प्लीज शेयर करो। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।